ओके, वंस अगेन वेलकम बैक टू माइंडवेव टॉक्स। और मैं मतलब आज के दिन ना एक आई डोंट नो इट इज अ कोइंसिडेंस व्हाट, आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे है। तो आज ही के दिन फिर से आपसे बात करना मतलब आप तो एक बहुत बड़े टीचर हो जिनसे हम सभी लोग इतने सब कुछ सीख रहे हैं। तो आपको दिल से प्रणाम आज के दिन के लिए। और और बहुत सारे कुछ है आपसे जानने को सीखने को लिए के लिए। तो बहुत 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 आपको वेलकम इस शो में। तो आज आज हम एकदम से क्वेश्चन आंसर की सेशन रखेंगे, जो पहले आपसे बोली थी मैं लास्ट सेशन में भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास कुछ नहीं है। पहले तो जो वीडियो हमने किए थे, जो सेशन किए थे, उसमें से जो सवाल आए हैं, 2-3 सवाल है, उससे मैं शुरू करती हूँ। फिर मेरे जो पर्सनल कुछ सवाल है। वैसे तो जो भी बहुत सारा आपने बोल रखा है, अभी भी बोल रहे हैं, तो मैं वहां से ही फिर शुरू करती हूँ क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन नरेंद्र नाथवानी जी ने किया था कि आपने शायद आपके किसी वीडियो में बोले थे कि आप श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग उसमें आप एक्सपीरियंस करे थे। तो वो वहां पे पूछ रहे थे कि वो सुदर्शन क्रिया एंड वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था। नहीं, मैंने कभी किया नहीं, उनका आर्ट ऑफ लिविंग मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो दैट मीन्स ये उनके पास गलत इंफॉर्मेशन है। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके वीडियो में ऑलरेडी मैंने तो देखा हुआ है, फिर भी ये व्यूअर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फिर से पूछ रही हूँ कि अनुनाकी ने अभी तक हमको ट्रैप करके क्यों रखा है। दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम निक शर्मा। देखिए, ये तो बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी अपने गुलाम को छोड़ना नहीं चाहता किसी भी तरह से। अकबर आप पूछो कि 1942 में पूछते कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम क्यों बना के रखा है, तो ये तो बेकार का प्रश्न है। वो तो आखिरी तक हमें नहीं छोड़ना चाहते थे, हमने क्रांति की, हम उनसे मुक्त हुए। तो सेम वे गाय का बच्चा पूछे गाय से कि अब हमें हमारे मालिक ने क्यों कैद कर रखा है, या घोड़ा पूछे, एक परिस्थितियों के हम गुलाम थे, गुलाम हैं, हम जागेंगे, अब हम गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। हमारे पास चॉइस है, जागना क्रांति है। जब तक नहीं जागेंगे तब तक वो हमें कंटिन्यू करेंगे। और अब जैसे हम बातें सुनते हैं कि 3.0, उसके बाद तो जागना भी कठिन हो जाएगा। 2.0 में एटलीस्ट हम वी आर, हम सोच सकते हैं, हमारा माइंड यूज हो रहा है। माइंड को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो और एक लेवल पे कर लेंगे तो हम कभी जागने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। हाँ। तो ये प्रश्न तो इस तरह के है कि क्यों गुलाम कब बना के रखा है, इसलिए गुलाम बना के रखा है क्योंकि हर आदमी पावर को छोड़ना नहीं चाहता। पुरुषों ने स्त्रियों को क्यों गुलाम बना के रखा है इतने साल। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये अनीता जी ने पूछा था, ये तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि 5D में हमारा फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वहां पे मेल फीमेल ये डिफरेंशिएशन भी रहेगा क्या, वहां पे चाइल्ड बर्थ जो है वो उसका कंटिन्यूशन अभी 3D में जैसा है वैसा ही रहेगा कि ऑल टुगेदर एकदम से पूरा नया कुछ होगा। स्पेशली मतलब एक घर का कॉन्सेप्ट जो एक फैमिली का कॉन्सेप्ट, वो क्या पूरा चेंज हो जाएगा, ये अनीता जी ने पूछा। बहुत बड़े चेंजेस होंगे। फिर भी वहां पे भी से हमारा, जब हम सेपरेशन में जीते हैं तो सेपरेशन में मैं, मेरा परिवार, बस इस तरह की सोच होती है। तो वहां पे जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। जब हम वननेस फील करते हैं तो फैमिली के कॉन्सेप्ट ब्रॉडर हो जाते हैं। इन दैट फिर वहां पे जो चाइल्ड है, एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको एक सोसाइटी रेस करती है। इंडिया में से वुमेन है, उसको अगर अकेली है, सास ससुर नहीं है, जॉब भी करती है और चाइल्ड का बर्डन भी है। तो वहां पे ये बर्डन नहीं है। वहां पे पहली बात तो जॉब नहीं है, दूसरी बात फैमिली के कॉन्सेप्ट इतने सीमित नहीं है, फैमिली के कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड हैं। और जो चाइल्ड को डिलीवर करने का प्रोसेस है वो भी बहुत अलग है। अर्थ पे हम सिर्फ सेक्सुअल एक्ट के थ्रू चाइल्ड डिलीवर कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ थॉट से कर सकते हैं। वुमेन मैन पे डिपेंडेंट नहीं। इफ दे वांट ए चाइल्ड दे कुड बॉर्न इट। इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट। एजुकेशन भी वहां पे जो समाज इकट्ठे उनको बिल्ड करता है। चाइल्ड बर्डन नहीं है, यहाँ पे भी बर्डन नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत अलग अलग तरह की फ्रीडम है। तो ये चाइल्ड बर्थ का आप जो बोल रहे हो, जो हमारे जो
कोई भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, कोई भी रिलीजन के जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स है या हमारे एपिक्स है, वहां पे जैसे डिस्क्राइब किया गया है, जैसे महाभारत में भी कर्ण का जन्म जैसे हुआ था या पांडवों का जन्म जैसे हुआ था, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ वो प्रेयर करके ही उन लोगों का काइंड ऑफ, आना हुआ यस धरती पे। तो यस। उसी टाइप का एक टाइम आएगा फिर से उस एस्पेक्ट में। और जैसे उन लोगों के बताया गया कि पार्वती जी थोड़ी सी, शिवाजी नहीं थे तो उन्होंने गणेश को बर्थ दे दी थी। इट इज पॉसिबल in the next dimensions all it is like this. In some other dimensions there are also no sex, men and वहां पे इतनी डुअलिटी नहीं है जितनी अर्थ पे। वहां पे मतलब बहुत ही कुछ क्रीचर्स है जो विभाजन से भी होते हैं अपने बॉडी को, लाइक आई थिंक अर्थवॉर्म का ऐसे ही होता है, दे डिवाइड देयर बॉडी टू क्रिएट पॉसिबल। ओके, अच्छा, तो यहाँ से फिर मैं अपने क्वेरीज शुरू कर रही हूँ। अभी हाल ही में मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है कि बेसिकली हमको डर नहीं फैलाना है, बट ये ट्रांजिशन के बारे में लोगों को बोलना है। पर मेरे साथ क्या हुआ अभी रिसेंटली, मैंने जब डॉक्टर सुजान से बात किए और वो वीडियो मैंने अपने जान पहचान वालों को जब भेजे, तो वहां पे कुछ लोगों का रिएक्शन था, कुछ लोग तो एकदम डिनायल में रहते हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे, स्टिल दे आर इन दैट मोड। तो और कुछ लोगों ने समझने की कोशिश किए और वो बोले एक ही बात कि हमें तो डर लग रहा है। तो ये बात सुन के मैं कुछ एक डायलेमा में आ गई हूं कि अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और मेरे जैसे और बाकी के लोग भी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, तो वहां पे भी लोग अल्टीमेटली डर ही रहे हैं, तो हम क्या इनडायरेक्टली अनवांटेडली डर ही फैला रहे हैं? नहीं, हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं और जो ये डर है ये डिनायल का डर है। हो सकता है कि हमारा कहने का तरीका अगर मान लो ना हो तो हम अपने तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तो एक सच है कि हमारा कहने का तरीका अगर गलत है तो, लेकिन इंफॉर्मेशन देना डर नहीं है, इंफॉर्मेशन को काउंटर करना और बताना आपके पास चॉइस है। जर्मनी में 4 वैक्सीनेशन के बाद इन चारों को अब ये डिक्लेयर कर दिया यू आर अनवैक्सीनेटेड। अब वो नॉन वैक्सीनेटेड अगेन हो गए हैं और उनको 5th के लिए फोर्स किया जाएगा नेक्स्ट वेव में। तो ये जानना कि आप 2 के बाद आपके ऊपर ये सर्कमस्टेंसेस आएंगे, जानना, नॉलेज कभी भी डर नहीं फैलाती। हम गुलाम हैं, ये जानने में डर थोड़ी है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जानने में भी डर नहीं है, लेकिन हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, इस बात का डर है कि अब हमने जान लिया, अब हमें कुछ तो एक्शन करना चाहिए, एक्शन वो नहीं करना चाहते, इसलिए वो डरते हैं। नहीं तो जो डर है, डर पे पूछें, क्वेरी करें क्या डर है, इसके साइड इफेक्ट का डर नहीं है, और ये बताया जा रहा है कि साइड इफेक्ट होगा तो इस बात का डर है, तो यू आर नॉट इन रेडी। स्पेशली वही हो रहा है कि अनजाने में हमने ये करवा लिया है, नाउ वी आर नोइंग ऑल दिस थिंग, तो अभी समझ में आ रहा है कि रियलाइजेशन हो रहा है कि समथिंग रॉन्ग वी हैव डन अननोइंगली, तो अभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के उन लोगों को डर लगता है। तो उस नहीं तो अब जो हो गया उसको डर के आंखें बंद करके बैठना, कि मान लो कबूतर है, बिल्ली उसको खाने आ रही है, वो आंखें बंद करके बैठ गया और कह रहा है कि मैं आंखें खोलूंगा तो मुझे बिल्ली से डर लग रहा है, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। जो हो गया वो हो गया, आगे जो सोल्यूशन अवेलेबल है उस पर काम करें, डिटरमाइंड हो, पाप का प्रायश्चित करें। अगर पाप गलत शब्द है, हैवी शब्द है, फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कोई और शब्द याद नहीं आ रहा, अगर कुछ हो गया है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, समाज के और लोग को बचाएं। और अगर एक और कंफर्मेशन है, सोलर फ्लैश के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, गारंटी है, सोलर फ्लैश तक अपनी बॉडी को ठीक रखेंगे। आंखें बंद करके नहीं कि हमें डर नहीं लग रहा अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, नहीं, आंखें खोल के अपनी एक्सरसाइज करें, अपने ऑप्शंस। जी, ओके। अच्छा, ये जो डार्क फोर्सेस का जो एजेंडा है उसके ऊपर से वो लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं स्पेशली ह्यूमंस को, वहां पे क्या एनिमल एंड प्लांट्स के ऊपर भी उन लोगों का कुछ तरीके का इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन होता है? एक्चुअली ह्यूमन के पास कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन की कॉन्शियसनेस उसकी रियलिटी को क्रिएट करती है। ह्यूमन इज ए को क्रिएटर, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो को क्रिएटर नहीं है।
इसलिए उनको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं होती अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा है तो। लेकिन ह्यूमन को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, से अब एक वायरस बना के कई ह्यूमन को काट रहे हैं, मार रहे हैं, वो एक अलग एजेंडा है फूड क्राइसिस करने का। लेकिन ह्यूमन को मैनिपुलेट एनिमल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट सिर्फ ह्यूमन होता है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है वहां पे उनको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ह्यूमन को मैनिपुलेट करने की जरूरत है क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियस है। ह्यूमन को डरा के रखेंगे तो वो अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। और किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन को सिर्फ उसको डिवाइड एंड रूल, उसको ऐसी परिस्थितियों में धकेले रहना कि वो सोच ना पाए, क्योंकि अगर वो सोचेगा तो वो जागरूक हो जाएगा तो वो रियलिटी बदल जाएगी। ये एजेंडा का हिस्सा है। तो मतलब इससे जुड़ी हुई जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो या सेम क्वेश्चन के अंदर ही आती है कि हमारे अर्थ में जो इकोसिस्टम का जो जिसके बारे में हम पढ़ के बड़े हुए हैं कि वो बचपन से मुझे बहुत रॉन्ग लगता है कि वो जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होके वो फूड चेन में ऊपर जाके सबसे ऊपर हम हैं ह्यूमंस। तो वहां पे अगर क्रिएटर ने सबको क्रिएट किया है तो ये जो सिस्टम बना है फूड चेन वाला कि वो लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते, जो मतलब स्पेशली अब लायन टाइगर्स वो लोग तो आई डोंट नो कि घास फूस खा के वो जी सकते हैं क्या, बट दे बेसिकली दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। तो दे डोंट नो कि दे आर डूइंग समथिंग जो नहीं करना चाहिए, ये उसको नहीं मानना। दैट इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट जहां से वो लोग वो काम करते हैं। तो वहां पे कोई डार्क फोर्स का इन्फ्लुएंस तो फिर नहीं है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, तो फिर क्रिएटर ने फिर ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि एक ह्यूमन होके मैं कॉन्शियस होके मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ। आई थिंक 20 years बैक और समथिंग मैंने नॉनवेज छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पैशन कि आई एम मतलब बहुत ज्यादा मैं एनिमल लवर हूँ। तो मुझे वही एक हिपोक्रेसी वाली चीज लग रही थी। वन सडन मॉर्निंग मैंने छोड़ दिया कि आज से मुझे नहीं खाना, बिकॉज एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग एंड आई एम फीलिंग कि आई लव देम एंड मैं टेस्ट के लिए खा रही हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे इंसान जो जिन पे ये कॉन्शियसनेस है, कंपैशनेट है, तो वो कर सकते हैं, बट एनिमल को तो पता नहीं है व्हाट आर दे डूइंग। तो ये सिस्टम मुझे बहुत ही गड़बड़ वाला लगता है कि क्रिएटर ने क्यों ऐसा सिस्टम बनाया। क्रिएटर ने एक फील्ड क्रिएट की। हम असल में माइनॉरिटी में पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट सिविलाइजेशन है और कई जगह ऐसा नहीं होता। लेकिन कई जगह मिजरी नहीं है, कई जगह बीमारी नहीं है, डेथ नहीं है। लेकिन अर्थ पे एक हॉरर, आप जैसे कोई हॉरर मूवी देखने जाता है, क्यों जाता है हॉरर मूवी देखने? हॉरर मूवी देखने जाता है, टेंशन हो जाती है, गर्दन में यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर, लेकिन उसको हॉरर को एक्सपीरियंस करने की इच्छा है। हॉरर क्या होता है? अर्थ एक फील्ड है जिसमें अभी तक इस तरह के एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, जिसमें एक जानवर दूसरे को खा रहा है और एक ह्यूमन दूसरे को खा रहा है। से अगर अनुनाकी की बात आपको अपील करती है तो कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उससे पहले ऐसा नहीं होता होगा। अच्छा, जो ये नया ट्रैप हुआ, जिस ट्रैप में ऐसा जो बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है जो बहुत एडवांस में देख सकते हैं बैक में, किसी एक समय पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है कि एक जानवर दूसरे को खाता है और उसको देख के एक इंसान दूसरे जानवर को खाता है। कई धर्मों में ये टीचिंग बनाई गई है कि रॉन्ग टीचिंग है, धर्म मैनिपुलेटेड है कि जानवर सिर्फ ईश्वर ने आपके यूज के लिए बनाए। नहीं, जानवर में हमारी तरह सोल है, उनके हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी एक जीवन शैली अलग है, कॉन्शियसनेस ने एक अलग फॉर्म क्रिएट की है। लेकिन जब ये सोच बन जाती है तो हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जैक्टली सेम वे आप ये समझ लो कि डार्क ने अगर ये ना क्रिएट किया होता, डार्क अपने आप को हमसे सुपीरियर मानती है, हम डार्क के लिए एनिमल हैं। हमारी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो एंड्रोक्रोम उनका फूड है। जब किसी को बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में लाया जाता है, एड्रेनलिन तो सबको पता है, जानवर को जब हम मारते हैं तो एड्रेनलिन बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि उसके रिएक्शन फास्ट हो। एंड्रोक्रोम भी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब वो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आती है। ये एंड्रोक्रोम कई लोगों का फूड है। दे सर्वाइव ऑन दैट, बिकॉज ऑफ दैट दे क्रिएटेड ऑल दीज एनोमलीज ऑन द अर्थ। अर्थ में जो एनोमलीज हैं ये क्रिएट हुई है, ये टाइम लाइन में बहुत पहले कभी नहीं था।
लेकिन अब आप इसको, आप अगर अपनी ये वीडियो पोस्ट करोगे तो कमेंट आएंगे, राम के समय में भी आखेट होता था। हम राम सिख समय के भी पहले की बात करें, जब फिजिकल बॉडी में ये हम ट्रैप नहीं हुए थे। ओके, हाँ हाँ हाँ। हमको फिफ्थ डायमेंशन में जाना है या वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में जाना है, तो हमारी ईगो को डिमोलिश करना है, ये हमको सबको पता है। बट एक अभी के मतलब थ्री डायमेंशन में, 3D में रहते हुए जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो वो है कि हर इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो वो जो एक थीन लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के अंदर, तो वो कौन सी जगह है जहां पे ये दो चीजों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये हम क्रॉस करोगे तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब छलांग मार के ईगो में जा सकते हो और सब कुछ ब्लॉक कर रहे हो, तो वो पॉइंट कौन सा है? कैसे समझे हम कि दिस इज नॉट माय सेल्फ रिस्पेक्ट का सेंस, दिस इज माय ईगो, तो कैसे उसको सेल्फ एसेस करें हम? असल में इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल आर टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं। ईगो है आइडेंटिटी। अगर हम किसी चीज से आइडेंटिफाई होते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमने शादी में महंगा खर्चा कर दिया या बहुत बड़ा बंगला बना लिया, कार ले ली, तो ये ईगोइस्टिक है। इफ यू आर आइडेंटिफाइड विद एनी आइडियाज एक्सेप्ट दैट यू आर ए सोल, देन यू आर ईगोइस्टिक। Okay. See, you are but now we say, okay, I'm a man, you are a woman, I am Indian, we are having Hindu or something like this. These all identities हमारे ऊपर हमने ओढ़ी हुई है। जब हम आइडेंटिटीज को ड्रॉप करते हैं वन बाय वन, लेयर बाय लेयर, देन व्हाट अल्टीमेटली रिमेन्स, दैट इज द सेल्फ, दैट इज विदाउट ईगो। सो इट इज नॉट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट कि अगर हम बड़े विनम्र हो जाएंगे, हम अपना ध्यान ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा। नो, इट इज ड्रॉपिंग योर आइडेंटिटीज। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, सबको जानना चाहिए अगर इंटरेस्टेड हो फिफ्थ डायमेंशन में। इतना बड़ा पोर्टल होगा कि पूरी अर्थ नेक्स्ट डायमेंशन में जाएगी, गारंटी है। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज अनस्टॉपेबल, ओनली वी हैव चॉइस कि हम इसके पार्टिसिपेट करें या ना करें। देन अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसके बावजूद आपको सुई के छेद से निकलना है। दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉप ऑल ऑफ योर आइडेंटिटीज, स्टेटस, बैंक बैलेंस, कौन सी कास्ट, कौन सा रिलीजन, सनातन धर्म, सब कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। चाहे सनातन धर्म को मानते हो या कुरान को मानते हो, दोनों ड्रॉप करनी पड़ेंगी उस डायमेंशन जाने के लिए। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल के लिए बनाई गई। तो अर्थ जब पूरे उस पोर्टल के अंदर से इतना बड़ा पोर्टल के अंदर से जाएगा, तो बट हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो वो तो अर्थ के ऊपर ही है। फिर इंडिविजुअल वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो that is the process. Earth with its vegetation, animals, they will ascend. They are ascending. Human have a choice. Human have a free will. So if you are not ready for that vibrational frequency, that is dropping the ego. Then you cannot go through it. Then you will be shifted to somewhere else where this kind of vibrational frequency is available. Okay. इसीलिए बहुत काम करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। इंफॉर्मेशन का जो स्पेस है मेरे ख्याल से वो ओवर हो जाना चाहिए। वी आर वेरी क्लोज टू द इवेंट नाउ, इट इज ए सीरियस वर्क। पहले तो था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एकदम नया कॉन्सेप्ट, हमने कभी सुना नहीं सुना तो माइंड में क्वेश्चन आते थे, लॉजिकल माइंड रिवोल्ट करता था। अब इसको डिस्कशन करने का और इसके बारे में जानने का समय कम बचा है, तैयारी का समय बचा है। हम जो कहते थे कि मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन लग जाते हैं, कई जीवन की साधना के बाद होता था, अब उसको हमें एक बड़े कंप्रेस टाइम में अचीव करना है। है ना? सर्कमस्टांसेस बहुत बहुत कंड्यूसिव हैं, बहुत फेवरेबल हैं, फिर भी काम थोड़ा बहुत करना है। बट यहाँ पे फोकस होना चाहिए अपने एफर्ट पे। फोकस शिफ्टिंग आ गया है। नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन में कि आप जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो, उन लोगों के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब मैच नहीं करता है और आप वो सर्कमस्टेंस को छोड़ भी नहीं सकते, तो उसमें कोप अप
कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत फाइन बैलेंस बनाने की बात है। प्रायोरिटी बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी, और अगर छोड़ना पड़े तो फैमिली को छोड़ना पड़ेगा या उस सर्कमस्टेंसेस को छोड़ना पड़ेगा। प्रायोरिटीज एवरीवन है। प्रायोरिटी। कर्ण ने भी कहा कि मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा, इट वाज हिज प्रायोरिटी। पितामह भीष्म ने कहा मैं अपने वचन को नहीं छोड़ूंगा, इट वाज हिज प्रायोरिटी। सबको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में जो दो राह है, यहां से दो रास्ते सेपरेट हो रहे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग दोनों के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, रियली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रायोरिटी बेसिक इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन दो में से कौन सा। बट आज मतलब हम जो थ्री डी का जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहते हैं। एक फैमिली हो या आपका बिजनेस हो, आपका कोई भी मतलब प्रोफेशनल पर्सनल जगह पे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो होता है, वो भी समटाइम्स प्रायोरिटी के जगह पे अगर आप नहीं रखते हो तो मतलब यहाँ से कि एक जो कोई बिजनेस कर रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में है, तो वहां पे जब वो काम कर रहा है, वो 2 घंटे 3 घंटे 4 वॉट एवर द टाइम पीरियड, तो वहां पे तो वो सभी जो भी 3D वाला थॉट एक्शंस, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उस इंसान को उस टाइम के लिए। लाइक 8 आवर्स का आप ऑफिस कर रहे हो, तो वहां पे आपको काम दिया गया है, आप काम कर रहे हो, आप बॉस के पास जा रहे हो, वहां पे कुछ उनकी तरफ से नेगेटिव कुछ आ रहा है, कुछ कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे मतलब फॉर दैट टाइम ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि मैं वो बैलेंस, वो जो आप जो बोलते हो कि बीच में रहने का, तो isn't it very difficult? Yes, it is difficult, और ये बैलेंस ही बनाना हमारा काम है। और जो पहले आपने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मैट्रिक्स ने हमारे ऊपर थोपी है। हाँ, वो तो है ना। ये क्लियर होना चाहिए किस रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी मैट्रिक्स की है, कौन सी यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारा फोकस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये तो क्लियर हो गया कि उसके बाद जब तक हम इस डायमेंशन में हैं और इस डायमेंशन के हिसाब से बॉस का कोई काम कर रहे हैं या मानना पड़ रहा है, उसके बीच में बैलेंस बनाते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी, कर्ण ने भी तो कहा कि मेरी दोस्ती का धर्म निभाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट वाज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी गीता की टीचिंग को अगर मुझे एक श्लोक में कहना पड़ता है कभी भी, तो मैं सबसे लास्ट चैप्टर में 18 चैप्टर में भगवान ने 2 श्लोक बोले। एक ने कहा कि मैंने तुम्हें जितना बताना था बता दिया, अब तुम्हारे जो अच्छा लगे वो करो, दैट इज फ्री विल। आपको पता लग गया, अब आपको जो अच्छा लगे वो करो। दोनों ईश्वर के हैं, एक डायमेंशन भी ईश्वर की है। थोड़ा समय और खेलोगे, नेक्स्ट साइकिल में आ सकते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, चॉइस, लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सेकंड सबसे अच्छा श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ लो। कौन से धर्म की बात की? पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चों का धर्म, माँ बाप की सेवा का धर्म, गुरु की सेवा का धर्म, देश की सेवा का धर्म, ये सारे धर्म सोसाइटी ने हमारे ऊपर थोपे हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो प्रायोरिटी डिसाइड करने में कोई इशू नहीं है। ये सामाजिक बंधन, सामाजिक सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए, अनुनाकी का प्लान कंटिन्यू करने के लिए बनाए गए। धर्म और अधर्म के बीच में, थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के बीच में चुनने में आपकी प्रायोरिटी क्लियर हो, इसलिए मैंने इतना क्लियर बोला। ओके। मतलब वहां पे प्रायोरिटी को चुन के लेना है कि बिल्कुल प्रायोरिटी बहुत क्लियर है, और इस प्रायोरिटी में जो भी बाधा है वो छोड़ देनी है। ओके। अच्छा, लास्ट सेशन में प्योर सोल की बात हो रही थी। मैंने पूछा था आपको कि कोई प्योर अगर सोल है, वो विदाउट नोइंग दिस थिंग्स वो असेंड हो सकते हैं कि, तो ये प्योर सोल का डेफिनेशन क्या है? मतलब एक इंसान को हम कब बोल सकते हैं कि ये आदमी प्योर है? ये तो आपका क्वेश्चन था, तो आपको पता हुआ कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में प्योर सोल बोला था। इन सोलों में आइडेंटिटी कम से कम है, जो अपने आप को यूनिवर्सल धर्म से मानते हैं। यूनिवर्सल धर्म का मतलब क्या है ना? सारे धर्म तो हमने अपने ऊपर डोली, जो सब समाज के लिए अच्छा है वही सत्य है।
जो सिर्फ मेरे लिए अच्छा है वो सत्य नहीं हो सकता। मैं क्रिश्चियनिटी में रहता हूँ, क्रिश्चियन कंट्री में, तो मैंने एक पूछा एक यहाँ पे प्रीस्ट से कि ये मानते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियन जो है वो किंगडम ऑफ गॉड में जा सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर बाकी का क्या होगा? तो बाकियों के लिए हम प्रे कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सिद्धांत नहीं हो सकता। पूरा ब्रह्मांड एक ही, भारत नहीं पूरा ब्रह्मांड एक ही ईश्वर ने बनाया है, धर्म हमने बनाए, तो जो सबके लिए अच्छा है वही अच्छा है। जिस प्योर सोल हम इस सेंस में कह सकते हैं जिसके पास अपनी आइडेंटिटी कम से कम है, उसने आइडेंटिटी अपने ऊपर नहीं ली हुई, सबको वो एक साथ मान के चलता है, मेरा अपना भी सर्वाइवल हो लेकिन मेरे एक्शन से दूसरे का भी भला हो, है ना। ज्यादा लॉजिकल माइंड यूज नहीं करता, एनी हाउ कनेक्टेड है नेचर से, प्रकृति से, तो वो सोलफुल, ऐसे लोगों के बारे में बात हुई थी। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, जिन्होंने 5 डायमेंशन के बारे में कभी नहीं सुना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो क्या होगा। तो बात ये थी कि ऐसा नहीं है कि प्लान किसी को, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए चांसेस नहीं है, इतना सीमित प्लान नहीं हो सकता। और आने वाले समय में जब चेंजेस शुरू होंगे देन दे विल ऑटोमेटिकली रेजोनेट विद दैट वाइब फ्रीक्वेंसी। ओके। हाँ, जो मैं पूछना चाह रही थी कि जो महापुरुषों के बारे में हम सब जानते हैं, जो इनलाइटेंड सच्ची में महापुरुष लोग हैं, जो जा चुके हैं अभी नहीं है, तो उन लोगों में महाअवतार बाबा जी ने ये ट्रांजिशन के बारे में बोले थे। बट बाकी के जो भी, पता नहीं, हो सकता है मुझे पता नहीं है, बाकी के जो भी महापुरुष थे उन लोगों ने क्यों नहीं बोला? पहली बार तो महाअवतार बाबा जी अभी नहीं गए हैं, वो अभी भी है, नहीं गए हैं। और बाकियों ने क्यों नहीं बोला? हर एक चीज की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। टाइमिंग से पहले अगर इंफॉर्मेशन आती है, कॉन्शियसनेस रेडी नहीं होती, तो वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कई कई घटनाओं में। तो वो टाइमिंग अप्रोप्रिएट नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं बोला, कॉन्शियसनेस रेडी नहीं थी। और मैं समझता हूं कि उन्होंने डिफरेंट फॉर्म में बोला होगा, लोग समझ नहीं पाए होंगे। परम सत्यानंद जी बिहार स्कूल ऑफ योगा के हैं, मैं उनको पहली बार जब मैंने देखा था तो मेरे अंदर वैसा भाव प्रकट हुआ था जो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी इन 2009। तब मुझे ज्यादा पता नहीं था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेरी शुरुआत शुरू हुई थी। उन्होंने आई थिंक 1980 में उनकी एक मैगजीन है, मुझे वो मैगजीन के ओल्ड उनके वो मिले थे, उसमें 1980 में उन्होंने मेंशन किया था कि आने वाले समय में अर्थ पे गर्मी बहुत होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसको साइंटिस्ट कहेंगे कि हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रही है, जबकि इसकी वजह से नहीं होगी। हमारा सोलर सिस्टम एक बेल्ट से गुजरेगा जिसको उन्होंने हरकुलिस बोला। इस द सेम वे उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने किसी बड़े के हिसाब से शायद हरकुलिस बोल दिया हो, तो उसकी वजह से ये ऐसा चेंजेस होंगे। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बताने की कोशिश की, जितने भी सीयर थे, जितना उन्होंने देखा था उन्होंने बताया होगा, शायद लोग समझ ना पाए हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बात है कि आप साईं बाबा के बारे में जितना हमको पता है, और रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में पता है, या और भी कोई कोई महापुरुष लोग थे जो बहुत, उनमें गुस्सा बहुत होती थी, कभी कभी बहुत ही अपने के ऊपर वो गुस्सा दिखाते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो ये जो वो लोग तो वो जगह पे पहुंच गए थे जो इनलाइटमेंट है, तो फिर उनमें गुस्सा कैसे होती थी? अगर लव या वो स्टेबल एक जगह पे आना ही आपको वो जगह पे ले जाती है, फिर गुस्सा उसके बाद भी उन लोगों में कैसे थे? जैसे एक माँ है, कभी कभी बच्चे पे गुस्सा करती है, मर जाओ तुम। हमारे समय में तो ना कॉमन था, मेरी मदर ने मुझसे बहुत बार कहा इससे अच्छा तो तू पैदा होने से पहले ही मर जाते, गुस्से में कहती थी। लेकिन वो इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता था, वो समझाने के लिए उसका एक्सप्रेशन था। तो ऐसे ही कई बार जो एनलाइटेंड बीइंग होते हैं अपने डिसाइपल को हार्ड वर्ड में समझाने के लिए कहते हैं। अगर आप उनका बिहेवियर देखो, और उन्होंने इधर मुंह किया तो गुस्सा खत्म। इट इज जस्ट एन एक सिम्टम है या एक बॉडी लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे इस एक्ट पे नाराज हूँ, गुस्सा नहीं करते। अच्छा, वो बस बाहर से वैसा दिखता था, दिखाते हैं। उनके अंदर इतनी कंपैशन होता है कि ये इग्नोरेंट है, ये अभी तक नहीं जानता। इस भाव से माँ जैसे बच्चे को करती है या पेरेंट्स बच्चे को करती है, इस भाव से करते, उन्हें गुस्सा नहीं आता। और गुस्सा
निगेटिव नहीं है जैसा हम हमेशा मानते हैं। गुस्सा एनर्जी है। अब मान लो मेरा गुस्सा है कि ये सिस्टम बदले, एक एनर्जी तो है, ये एनर्जी तो मुझे मोटिवेट करती है। अगर ये ना हो तो तमस है, फिर तमस से रजस में तो कोई आया। तमस तो अंधकार है कि कुछ भी हो रहा है हमें क्या लेना। तो गुस्सा इतना नकारात्मक भी नहीं है, और गुस्सा और लव ये दो अलग अलग चीजें हैं। लव के साथ भी गुस्सा हो सकता है। नाराज हो गए जब अर्जुन का आखिरी दिन था, अभिमन्यु को उसने कहा था कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा, तो भगवान ने कहा तुमने क्यों किया प्रॉमिस कि अगर सूरज अस्त होने तक मैं नहीं मारूं। भगवान उसके ऊपर भी गुस्सा हो गए। तो ये प्यार के साथ गुस्सा, दैट इज डिफरेंट। ओके ओके। अच्छा, तो 51 एंड 49 का जो रेशियो है हमारे काम करने का, तो वहां पे मुझे बेसिक एक चीज लगता है कि जब हम 51 दूसरों के लिए कर रहे हैं, बट वो काम कुछ भी हो करके, एक साधारण जगह से मैं बोल रही हूँ, वो करके भी तो हमको अच्छा लग रहा है ना। तो फिर हाँ, तो फिर वो अच्छा लगना तो मुझे लग रहा है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मेरे से ही हो रहे हैं, मेरे जो सेंसेस है उसके थ्रू ही मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मेरा काम भी कर रही हूँ। तो किसी के लिए मैं कर रही हूँ तो वो एंड रिजल्ट मुझे उसका तो अच्छा हो रहा है, पर मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मेरा वो अच्छा लगना क्या मेरे लिए करना नहीं हुआ? नहीं, इसको इस तरह नहीं कह सकते। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस अंडरस्टूड हुआ है। हमारी जो सोच का ही किस्सा है वो समाज और पूरे यूनिवर्स में फोकस हो अपने से। ज्यादातर लोग जो जीवन शैली उनकी जैसी है वो अपने पे ही फोकस रखते हैं। हमारा फायदा हो चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, इस फोकस से हटके, सेपरेशन से हटके वननेस की जो कॉन्शियसनेस है ये डेवलप हो, ये सोच का हिस्सा बने। तो इस फॉर्म में रा ने ये टीचिंग दी थी कि हमारी सोच एग्जैक्ट बैलेंस हो, और आधा भी नहीं, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। 50% डज दैट मीन कि किसी का 55 भी हो सकता है। हमारी सोच में वो सारे इंक्लूड हो, ये इस फॉर्म में है। और जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न बहुत जेन्युइन है, मुझे समझ में आ गया है। मैंने भी एक बार भी कहा था कि अगर कोई ये कहे कि मैं अपनी सारा डोनेट कर देता हूँ 100%, और क्या मैं फिफ्थ डायमेंशन में चला जाऊंगा? नहीं, क्योंकि तुमने फिफ्थ डायमेंशन की टिकट परचेज की है अपने दैट वे नहीं कि हम ये करेंगे तो हम फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे। नहीं, हमारी सोच ब्रॉड हो जाए, इस सेंस में ये टीचिंग है। ओके। और हमें तो नेचुरली खुशी होती है, कंपैशन करते हैं, हम कोई एक्ट करते हैं उसमें खुशी मिलती है, तो दैट इज पार्ट ऑफ एंजॉय। हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, ब्लिस होती है, हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है, हम अच्छा फील करते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर करते वक्त हमेशा ये भाव देखो मैंने अच्छा कर दिया, देखो मैंने अच्छा कर दिया, देखो मैंने पॉइंट बना लिए, ये पॉइंट आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इस अगर आप इस स्ट्रक्चर से उठ रहे हैं कि देखो मेरे पॉइंट बन रहे हैं, वो तो पॉइंट भी नहीं बना रहा, ये यूजलेस है। जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी तलवार की धार की तरह है। इसमें आप अच्छा काम करते हुए भी खराब रास्ते पे गिर सकते हो, क्योंकि आप ईगो बूस्ट कर सकते हो। तो यही कॉन्फ्यूजन आपने मुझे क्लियर कर दिया कि वहां पे एंड रिजल्ट में अगर मुझे खुशी मिल रही है, नॉट फॉर दैट कैलकुलेशन कि मैंने पॉइंट कमाया है, उसको छोड़ के भी मुझे खुशी हो रही है जेन्युइनली, तो उसमें वो खुशी को एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है, और ये खुशी ही तो वाइब्रेशन है। डर, दुख, चिंता, परेशानी की वाइब्रेशन और खुशी की वाइब्रेशन। खुशी देन यू आर इन हायर वाइब्रेशन जी। है ना? तो ये तो है, हमारा यही हमारा काम है। तो इसके पहले जो कर्मा एंड आपने जो 12 कार्ड की बात बोले थे और उसके बाद भी आपने बोले हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा। असल में ये समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी में एक स्टेज तक समाज चलता है, लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गुरु बनाते हैं, साधना करते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के जब तक एक 12th स्टेज पे नहीं आते। 12th इज ऑलमोस्ट हाफ। 22 कार्ड हैं टैरेट के, और टैरेट के कार्ड इतने पुराने हैं जितनी ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। राव ने बताया, और जो मैं बुक पढ़ता हूँ उस बुक में भी था, एलिजाबेथ हाइस ने बताया, ये इतनी ही पुरानी एक है सिस्टम। ये सिस्टम से आजकल लोग वेदर फोरकास्ट करो, भविष्य फोरकास्ट करो यूज करते हैं, इसके लिए सिस्टम नहीं बने। इस सिस्टम में हम अपनी कॉन्शियसनेस की जर्नी को
नाप सकते हैं। तो एक जो 22 कार्ड का सिस्टम है उसमें 12th कार्ड है ये, दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ। जब हम ग्रो करते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ स्टेज में आने के बाद जो समाज के लिए सही है वो उसके लिए उल्टा हो जाता है। जो हैंगिंग मैन है वो उल्टा लटका हुआ है और उसका सर नीचे है, लेकिन सर के सारे बाल नीचे की ओर लटके हैं। इट मीन्स उसका क्रोन चक्र खुल गया है। उसके बगल में दोनों तरफ 2 पेड़ हैं, उसकी शाखाएं 6 शाखाएं हैं और सारी शाखाएं कटी हुई हैं, मतलब उसके सारे चक्र जो हैं वो फ्रूट देने के लिए पॉसिबल नहीं है। उन चक्रों में जो इम्प्योरिटीज थी वो सारी बैलेंस हो चुकी है। अब वो एक्ट करता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। उल्टा लटका है लेकिन तब भी खुश है। उसकी जेब से सारे गोल्ड और सिल्वर के सिक्के नीचे गिर रहे हैं। क्यों? गोल्ड जो है मेटेरियल का प्रतीक है और सिल्वर जो है स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज भी जो आपकी शुरू हमने सीखी है वो भी हमें छोड़नी पड़ेगी। यही एक मैं कल भी बहुत बोला था, जो हमारे पैटर्न है उसमें एक स्पिरिचुअलिटी बूस्ट है। हमारा सिस्टम ठीक है, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, हमें सिस्टम में जो भी बताया गया 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, सर भी ढक के रखता हूँ और ये सारे नियमों का पालन करता हूँ, 10% दान दे देता हूँ, ये काफी नहीं है। जो हमने 12th कार्ड के बाद ये पता लगता है। 12th कार्ड से पहले युधिष्ठिर कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा धर्म है सच बोलना। भगवान उसको कहेंगे कि इस युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच में तुम झूठ बोल दो। तो लोग जो 12th कार्ड से पहले वाले हैं वो भगवान को गलत मानेंगे, युधिष्ठिर को ठीक मानेंगे। 12th कार्ड के बाद वाला जानेगा कि क्या है, कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए ये एक्सप्लेन करना भी कठिन है और समझना भी कठिन है, लेकिन जानना जरूरी है कि ये हमारी जर्नी का एक पड़ाव है। और जब हम जान जाएंगे उसके बाद कोई कर्म नहीं लगता। 12th से पहले कर्म लगते हैं सारे। कर्म का सिद्धांत मैंने जो भी बोला है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में उसके इम्प्रिंट होते रहते हैं जो आप कर रहे हैं, सोचते हो, करते हो। 12th के बाद आप कॉन्स्टली कनेक्ट हो जाते हो, तो आप वो करते हो जो जरूरी है। झूठ बोलना जरूरी है तो झूठ बोल दिया, किसी का मर्डर करना जरूरी है तो मर्डर करके। भगवान ने अपने कजन का मर्डर कर दिया है ना, थोड़ी सी गालियां तो उसने दी थी, वो जूठे बर्तन साफ कर रहे थे। इसलिए नहीं कि थोड़ी सी गलतियां दी थी, एक कॉस्मिक प्लान के तहत उस आदमी के जाने का टाइम इवेंट हो चुका था। भगवान उसके इंस्ट्रूमेंट थे। जब आप कॉस्मिक कनेक्ट हो जाते हो तो कॉस्मिक एक्टिविटीज करते हो, कोई कर्म नहीं है। लेकिन वो 12th कार्ड पे बहुत कम लोग हैं। ये जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसीलिए अगर आप मास्टर्स की टीचिंग को फॉलो नहीं कर सकते और मास्टर आपको बता नहीं सकते, वो आपके कॉन्शियसनेस के लेवल पे बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन 12th के बाद उल्टा हो जाता है। आप जो आपकी कौन सी वाली वीडियो, मुझे एग्जैक्टली लास्ट मंथ की कोई वीडियो या इसके पहले वाले सेशन में आपके ग्रुप में शायद आप बोल रहे थे कि जो हमारे मेमोरीज है कर्मा के साथ ही, जो हमारे पास्ट लाइफ के या हमारे एंसेस्टर्स के जो मेमोरी को, वो वहां तक जाके हमको माफी मांगना है या उसको क्लीन करना। तो यहाँ से मुझे जो बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है जो होपोनोपोनो का जो प्रैक्टिस होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बोले क्या कभी भी? शायद मैंने मिस कर गई। मैंने वो प्रैक्टिस थोड़े समय की है, मैंने कभी बोला नहीं। वो प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है। हाँ, क्योंकि मैं वो करती हूँ। तो मतलब वहां पे होपोनोपोनो में जो होता है वही आप फिर बोल रहे थे क्या कि ये पुराने जो मेमोरीज को क्लीन करने वाली चीज? मैंने तो उस समय सिर्फ एक बात बोली थी कि हम अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी भी कैरी करते हैं। हाँ। जैसे द्रौपदी अपने फादर का कर रही थी, इस जीवन में जो कुछ भी वो कर रही थी उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि द्रोणाचार्य की किसी तरह द्रोणाचार्य इस दुनिया से उठ जाए, क्योंकि मेरे फादर की ये विश है, इसीलिए मैं धरती पे आई हूँ। ऐसे ही हम अनजाने में हमारे पेरेंट्स के इंप्रेशन हम कैरी करते हैं, इसीलिए हम अपने इंसेस्टर्स को याद भी करते हैं। अब शायद पर शुरू होने वाले हैं। और साइकोलॉजी में ये आप इसको नाप सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स नए इन्होंने मैरिज की और कोई एक इवेंट ऐसा हुआ जिसका उनके माइंड में बहुत असर पड़ा है, तो बच्चे के डीएनए में वो इम्प्रिंट उसका आता है। इवन वो बच्चा अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है मदर, तब भी वो 3 साल बाद भी बच्चा होता है तो वो इम्प्रिंट उनके अंदर आते हैं। तो हम ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो ये हमारा कर्म नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने लाया है, तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। वो भी उस समय के सर्कमस्टेंसेस में ह्यूमन थे, उस ह्यूमन की तरह द्रौपद ने भी ह्यूमन की तरह सोचा कि मैं बदला लूंगा। ठीक है, अगर हम उसको काट देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। और वो जो मेडिटेशन करते हैं इसमें हम अपने एंसेस्टर्स की पूरी लीनेज को ऐसे माफ कर सकते हैं। और शायद हमारे इसमें भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वो
पितृ दोष। यस, काल सर्प दोष भी होता है, पितृ दोष भी होता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के बाद में अगर आते हैं, जापान भी एक ऐसा देश है, जापान में एस्ट्रोलॉजी अलग तरह की है। मेरी जापान की लेडी है, उन्होंने बताया कि मान लो किसी की फैब्रिक है, किसी की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का जो पॉल्यूटेड वाटर है वो उसने नदी में छोड़ दिया और नदी की सारी मछलियां या उसमें जो लाइफ फॉर्म है वो मर गई, तो उसके बच्चों पे उसका असर होता है। बच्चों ने क्या किया, हाँ, मान लो कोई बच्चा तो उस फैब्रिक में, उस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो तो किसी तरह जॉब भी कर सकता है। सो एनीहाउ वी आर कनेक्टेड, वी आर वन, स्पेशली विद आवर एंसेस्टर्स। तो ये हमें पता नहीं होता, इसकी वजह से बर्डन होते हैं। दूसरी, आप ऐसे ऐसे बर्डन जानते हो, इंडिया में लोग एस्ट्रोलॉजी की औरत को बनाते हैं जब मदर प्रेग्नेंट होती है टेंटेटिव डेट के आसपास की, और सिजेरियन ऑपरेट करा के बच्चे को करते हैं ताकि बच्चा बहुत सक्सेसफुल, बच्चा मेरा इंजीनियर बने, बच्चा मेरा डॉक्टर बने। व्हाट यू आर डूइंग, इट्स नॉट डिफरेंट कि द्रौपद ने चाहा कि मेरी बेटी द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने, आप उससे अलग नहीं हो। अपनी इच्छाएं आपने अभी भी उसके ऊपर थोपी, हो सकता है कि उसके अंदर कोई और क्रिएटिविटी हो। तो ये इसको समझना, हम बैरी कैरी कर रहे हैं, उसको कट करना, और हम आगे बच्चों को नहीं देंगे। अपने इंप्रेशन नहीं थोपेंगे बच्चों को, अपनी इच्छाएं नहीं। बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, इंडिपेंडेंस बीइंग है। हमारा आइडिया कि ये उनके लिए अच्छे है नहीं, ये भी एक तरह की डार्क एजेंडा ही है। आप अगर डार्क भी तो यही सोचती है कि अगर हम इनको हम वो कर देंगे तो सेम टू सेम भी उनकी रिस्पेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी की बात जब आई, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहाँ तक सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो उसमें तो कुछ लॉजिक है, क्योंकि इतने हजारों साल पहले की जो वहां पे भी प्लैनेट्स, इतने सारे प्लैनेट्स, इवन देयर कलर्स ऑल्सो, जो आज एस्ट्रोनॉमी वही बात बोल रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आज के जगह पे खड़े होकर आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखोगे? मैंने एस्ट्रोलॉजी खुद सीखी थी। अच्छा। मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैथ और फिजिक्स, और ज्यादातर लोग जो मैथ और फिजिक्स में अच्छे होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी अच्छी सीख सकते हैं। नॉट बिकॉज कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन तो आजकल सारा कंप्यूटर करता है। इसके बावजूद भी, क्योंकि बुध जो प्लेनेट है वो दोनों के लिए है, मैथ के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो मेरे प्लेनेट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था इस सब बातों में, और मुझे अच्छे गुरुओं से मिला। हर चीज भ्रष्ट है, 95% एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ वो उपाय बता के आपको ठगना चाहते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो साइंस लेकिन है, और साइंस बहुत इफेक्टिव है, लेकिन थर्ड डायमेंशनल वाइब्रेशनल में ही इसका यूज था। इसका बहुत अच्छा शब्द है, हिंदी शब्द मुझे बहुत पसंद है, ज्योतिष। जो ज्ञान लाइट दिखाता है, जिसकी लाइट में आप चल सकते, है ना। तो आमतौर पे तो हम ज्योतिष जी के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके कि हमारी बीमारी है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, ये सब बातें हैं। ज्योतिष इसके लिए नहीं बना था, जैसे टैरोट कार्ड नहीं बना। ज्योतिष आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बना था, और वो आपको देख के बताता है कि इस जीवन में आपको इन एस्पेक्ट्स पे काम करना है। अगर हम उसको उस एस्पेक्ट से देखें तो ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो भी थर्ड डायमेंशनल था। आने वाले समय में इसका यूज खत्म हो जाएगा, डिसफंक्शनल। थर्ड डायमेंशन में बहुत यूजफुल था कईयों के लिए, बट यूजफुल था। बट वो आप जो बोले एस्ट्रोलॉजर्स 95% उनको आता ही नहीं है। बट सब्जेक्ट सिर्फ लोग हैं, थोड़ा सा सीख लिया, झूठ बोला, वो दोष नहीं है तो भी बताया, पर इतने ये हजारों साल पहले जो एस्ट्रोलॉजिकल जो भी कैलकुलेशंस बने थे, उनको कैसे पता चला था कि इतने सारे, क्योंकि तब तो टेलीस्कोप नहीं थे, तब तो आप जो अभी जो टेलीस्कोप से देख के या जो भी इमेजेस आ रहे हैं, हमको पता है कि दीज आर द प्रूफ्स कि इतने सारे प्लैनेट्स है, वो ऐसे घूमते हैं, दे आर हैविंग दिस कलर्स। तो उस टाइम पे फिर उस हिसाब से तो उनके साइंस भी बहुत ही एडवांस रहा होगा। हमारा एक तरीका साइंस है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखना, और एक तरीका है हमें विजन होते हैं और हम महसूस करते हैं। सीयर्स जो होते हैं वो सीयर्स को विजन में इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन पे एक्सेस हमेशा है। जो इंफॉर्मेशन है फील्ड में है, मान लो एक जानवर है, उसे कैसे पता लगता है साइबेरिया के जानवर को कि अब बर्फ पड़ गई, सारा खाना दब गया, भूख से मर जाएगा, तो इंडिया में खाना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन से एक्सेस करता है और वहां जाके पहुंच जाता है। सेम वे उनके पास एक्सेस थी उस इंफॉर्मेशन की, उन्होंने टेलीस्कोप से नहीं देखा,
उन्होंने ध्यान में जाके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया, आकाशिक ध्वनि में या सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है उसको एक्सेस करके देख पाए। कहते हैं हकीम लुकमान हुए थे, उनसे पेड़ पौधे बोलते थे मैं इस मर्ज की दवा हूं, मैं इस मर्ज की दवा हूं। इट इज द सेम वे टू एक्सप्रेस। होता था कि ये इसलिए। आप क्या समझते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करके कर सकता है कि 10 लाख तरह के पत्ते हैं, उस पत्ते को छाए में रखे, इस पत्ते को उबाले, कितनी क्वांटिटी में देना है, फिर उसके रिजल्ट करे, उतने तो पेशेंट को उसको नहीं मिलेंगे एक जीवन में करने के लिए। उसको जब पता होती है ये इन्फॉर्मेशन, तब कोई डाउट नहीं होगा। जो कौन मोजार्ट या पता नहीं कोई एक बहुत फेमस जो म्यूजिक जिनके फेमस है, वो आखिरी समय में बहरे हो गए थे। हाउ ही गॉट दिस इन म्यूजिक? ये जो जितनी बहुत बड़ी बड़ी जो ग्रंथ हैं, फॉर एग्जांपल महाभारत, ये हुई है कि नहीं, ये तो एक अलग विवाद के विषयों में मैं पढ़ता नहीं। महर्षि व्यास ने अगर ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट की है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एक कंप्रेस्ड फॉर्म में झलक उसको बाद में वो डिकोड करते हैं एग्जैक्टली विद द म्यूजिक। जो मोजार्ट ने जो उनकी फेमस रचनाएं हैं, जिनके बहरे होने के बाद, वो उनको ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे ही ज्ञान है, ये सारा ज्ञान बिना इंस्ट्रूमेंट की। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे भी कोई एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल इन्फ्लुएंस रहा होगा उस टाइम पे। हमेशा होता है। अगर आप देखो, अगर हमारे इस समय की भी मान लो रेडियो इन्वेंट या एरोप्लेन इन्वेंट हुए, तो एग्जैक्टली सेम इन्वेंशन अर्थ के डिफरेंट हिस्से में एक साथ कैसे और उनमें से कई तो ऐसे लोग जिनको नाम से कॉपीराइट हो गया या जो फेमस हो गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, उन्होंने जल्दी आगे बढ़ के, लेकिन एक समय में हमेशा वो इन्वेंशन कई जगह एक साथ। जो ईटी बींग्स हैं वो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, कुछ लोग जो एडवांस हैं उसको कैच कर लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक स्पीच में बोला था, जब उसको बहुत प्रेज किया गया, उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोग ऐसा कह रहे हो। जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस रेडी होती है तो गॉड एक खिड़की खोल देता है, उस खिड़की से मैंने सिर्फ झांका और झांक के मैंने देख लिया कि क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जैक्टली इट इज ट्रू। हाँ, ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत देर सालों से कि ये जो सुपर हीरोज होते हैं ना मार्वल कॉमिक्स के, या जो मूवीज में हम देखते हैं, जिनको मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, तो ये हॉलीवुड तो वो पीपल के अंडर में ही है। तो ये जो एंटिटीज है वो क्या रियल में रियल हो सकते हैं कि ऐसे सुपर हीरोज है या आ सकते हैं? मतलब हम सारे सुपर हीरो बनने वाले हैं। हमारी जो हमारा पोटेंशियल है 2.2% ब्रेन और इतने कम डीएनए एक्टिवेशन और थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में इतना सीमित है। बेसिकली में हम सारे सुपर हीरो हैं। और महर्षि अरविंदो, एक आपने नाम पहले पूछा था कि हमारे सीयर्स ने क्यों नहीं बताया, महर्षि अरविंदो की जो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इवोल्यूशन की थ्योरी में कॉन्शियसनेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सुपर कॉन्शियसनेस। हम सारी, उन्होंने भी सेम बोला था, तो एटलीस्ट एक हमारे पास पॉइंट है कि उन्होंने देख लिया था। तो सुपर कॉन्शियसनेस या भगवान कृष्ण सुपर हीरो नहीं थे। Exactly, we all are going to be that सुपर हीरो। जब हमारा अगर ब्रेन अभी 2.2 है, अगर इसको 20% हो गया, तो आप सोचो हम क्या होंगे, कितनी चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। 2.2% ब्रेन की ये अचीवमेंट है जी। और हॉलीवुड में जो क्रिएटर हैं, कई फिल्में दे आर लाइक सीयर्स। उन्होंने भविष्य देख के मूवीज बनाई है। पैरेलल यूनिवर्स या डिफरेंट डायमेंशंस की जो बातें होती हैं, कई बार तो समझ भी नहीं आती है एक आम आदमी को, लेकिन वो बताने की कोशिश करते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। बट वो क्या ये बताने की कोशिश भी क्या उनके एजेंडा के अंडर होता है कि ये लोग बाहर निकल? जो हॉलीवुड है वो बहुत डीप इनसे एसोसिएटेड है, बहुत डीपली एसोसिएटेड है हॉलीवुड। इसलिए चांस नहीं है एक आदमी का बिना उनके एजेंडा को इम्प्लीमेंट किए। देयर इज नो चांस। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉलीवुड, इसमें 70-80%, और जो आज के जो ठग गुरु हैं, 70-80% सच में, 30% मिक्सिंग, 30% एजेंडा। लेकिन 30% एजेंडा को इम्प्लांट करने के लिए 70-80% सच भी बोलते हैं ताकि लोग आए। तो लोगों को अंदर वो इम्प्लांट करते हैं अपना आइडियाज, लेकिन लाने के लिए 70-80% सच भी। बट ये जो सारे आज के जो भी टेक्नोलॉजी है उनके अंडर में है, डार्क
ये उनके पावर है। कंट्रोल में, तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही उनके कंट्रोल में है। हाँ, तो फार्मा, बैंकिंग, हॉलीवुड, इंटरेस्ट, इंटरटेनमेंट, मीडिया, एजुकेशन, अभी तक सब कुछ उनके ग्रिप में है, सब कुछ, हाँ इंक्लूडिंग हमारे स्पिरिचुअल गुरु। जी। तो फिर अभी हम जो हमारा जो इंटरेक्शन है वो भी जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है वो भी उनके अंडर में है। अभी ये वीडियो जाएगा जहां पे वो भी उनके अंडर में है। तो उनको, वो तो सब जानते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। तो उनको ये पता नहीं था या है कि कुछ तो लोग होंगे जिनके दिमाग खुले रहेंगे और हमारे टेक्नोलॉजी को ही वो यूज करके हमारे ऑपोजिशन में काम कर सकते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये वो सोचते नहीं है। टेक्नोलॉजी जब भी कोई आती है, इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी आई थी ये ईटी की टेक्नोलॉजी है और डार्क फोर्स के पास आई थी मिलिट्री को यूज करने के लिए कि हमारी जो जो हमारे डिफेंस के लोग हैं ये बेटर कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई पब्लिक के पास, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अल्टरनेटिव मीडिया जो है सिर्फ इसी पे सीमित रहे हैं हम लोग। बाकी तो सारा कितना 94% जो मीडिया है वो इनके कंट्रोल में है। 6 कारपोरेट हाउस के हाथ में वर्ल्ड वाइड 94% मीडिया इनके कंट्रोल में है। जब एक डिवाइन प्लान इंप्लीमेंट होता है, उस प्लान के इंप्लीमेंट होने के लिए सारी फैसिलिटीज टाइम से बनती जाती। उन्होंने तो इसको अपने बनाया था और इसको मिस यूज भी करते हैं वो। अब इसके यूज और मिस यूज दोनों है इस टेक्नोलॉजी के। मेटावर्स कंप्लीटली इनके एजेंडा का हिस्सा है। लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में लॉकडाउन इसलिए नहीं किया था, स्कूल में लॉकडाउन इसलिए किया कि बच्चों के हाथ में एक डिवाइस आ जाए, मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन में रेडिएशन है, इस मोबाइल फोन में फ्रीक्वेंसी है, जो ये गेम है उस गेम में एक फ्रीक्वेंसी ये रेडिएट करते हैं इंटेंशनली। तो दोनों इसके काम है, प्लस और माइनस। पोर्नोग्राफी, वर्चुअल जो ये रियलिटी कर रहे हैं, जर्मनी में इतने हद तक वर्चुअल रियलिटी हो चुकी है कि घर में एक फैमिली है और एक उनकी वर्चुअल सेक्स पार्टनर है। तो ये सारे इस एजेंडा को, टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल होती है लेकिन दोनों अपने अपने तरीके में यूज करते हैं और इस समय हमारे ये इंटरेस्ट में हो भी है कि हम इसके थ्रू ये इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। यस, उनको पता है। और फेसबुक में मेरा अकाउंट सालों से रिस्ट्रिक्टेड है, मेरी फेसबुक रीच जो है वो बिल्कुल मिनिमम की हुई है। दे ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसके बावजूद भी इंप्लीमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन। जो टेलीग्राम है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यंग लीडर थे उसने इन्वेंट किया है। टेलीग्राम भी हमारी सारी बातें सुनता है और गूगल भी हमारी बातें सुनता है जी। उसके थ्रू ही ये हमें गुलाम बना रहे हैं, वो सारा सुन रहे हैं। बिग बी हमें ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है, अपनी कैटेगराइज कर रहा है कि ये धर्म और अधर्म में किस तरफ खड़े हैं, ये सब जानते हैं। ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस या आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस जो होता है वो भी इन्फ्लुएंस, मतलब उनका ही वहां पे वो जो दिखाना चाहते हैं हम देख रहे हैं। तो एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स दैट वी हैव बिफोर वी डाई। ओके, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है। बट एक आदमी जो एथिस्ट है, जो नास्तिक है, उसका कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, तो वो आदमी के लिए फिर वो जर्नी को वो लोग क्या दिखाते हैं? इनके लिए टनल और टनल के बाद लाइट, बस उतना ही। बिल्कुल न्यूट्रल है। अच्छा, कोई आता नहीं, कोई भगवान, कोई एंसेस्टर्स? भगवान है तो उन एथिस्ट हैं तो उनकी फैमिली का कोई आता है, कोई मदर, फोर फादर, ग्रैंडफादर, जिससे वो बहुत अटैच होते हैं लाइफ में। कोई दोस्त जो पहले जा चुका है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर जो सोचते हैं कि मतलब आफ्टर डेथ कुछ होता ही नहीं है, डार्क, मतलब दम निकल रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद का कुछ भी नहीं सोचते। तो दुनिया के 2 बहुत बड़े रिलीजन हैं वो मानते हैं, जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी के सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे इस्लाम है। ये दोनों ऐसा मानते हैं कि हमें जमीन में गाड़ दिया जाएगा और उस दिन कभी जब एक जजमेंट डे आएगा तब हम सब मुर्दे बाहर निकलेंगे और तब कुछ होगा। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता। 3rd डायमेंशन और 4th डायमेंशन दोनों अर्थ पे रहे, आपके बिलीफ कुछ भी हो, आप 4th डायमेंशन में जाते हो। फिजिकल बॉडी खत्म होती है और फिजिकल बॉडी के बाद एक एनर्जी जो है वो वेटिंग रूम में रहे या वो रीइंकारनेट हो, उस ट्रैप में वो रहती है। और खाली ये मानना काफी नहीं है। मान लो जो जिहाद कर रहा है सीरिया में, ISIS की ट्रेनिंग में जाता है, आतंकवादी बनता है, वो मानता है कि ये एक अच्छा काम है, मानना काफी।
मानने से कुछ नहीं होता। देर आर वेरी, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, मान लो 14, 13, 14, 15% अवेयर है, इसके नीचे सब कॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड में पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस है जिसपे हमारी एक्सेस नहीं है। तो ऑल दिस कॉन्शियसनेस वर्क टुगेदर एट दैट टाइम व्हेन वी आर फ्री विद इन दिस, व्हेन वी आर नॉट इन दिस बॉडी। बॉडी के बाद तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, खाली कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस में सब कॉन्शियसनेस भी है, अनकॉन्शियसनेस भी है, उन सब के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। और ये जो स्पिरिट्स एंड घोस्ट की जो सच में कोई एग्जिस्टेंस होती है, या बहुत सारे ऐसे हम सुनते हैं कि हाँ सच में देखा है कोई गए हुए अपने अपने को, तो वो क्या होता है? या सपना, स्पेशली सपने में आना, आ, वो भी क्या ओनली हमारा सोच है कि वहां पे कुछ होता है? ये स्पिरिट घोस्ट सब होते हैं। पहले बहुत ज्यादा होते थे, जब मैं छोटा था तो बहुत बातें होती थी, मुझे याद है सारी मेमोरीज। अब शहरों में नहीं होते। फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी के बींग है। जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी रेज होती जा रही है, इनके बारे में बातें होनी बंद हो गई, इनकी इनकी अपीयरेंस कम हो गई। लेकिन पहले कई लोगों ने इनको फिजिकली देखा था, और अभी भी एक तरह से ब्लेसिंग है कि हम उनको नहीं देख पाते। हमारे 2.2% माइंड में अगर यहाँ पे हम मुझे दिखने हो जाए, हम दोनों देखना शुरू करते हैं, तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस समय भी आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम उनको सिर्फ परसीव नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज ए ब्लेसिंग। बट सम पीपल स्टिल कुड परसीव, और ये अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा जो जो बीइंग है वो डार्क हैं अभी। लाइट के बीइंग भी हैं, लेकिन मोस्टली उस तरह के बीइंग ज्यादा हैं अराउंड अस। अगर हम उनको देखेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं। तो वो जो आप डार्क बोल रहे हो कि वो डार्क मीन कि इट्स डार्क बट लो वाइब्रेशनल बीइंग, इट्स नॉट द प्योर लाइट बीइंग। नहीं, मतलब वो क्या हमारा जो फ्रीक्वेंसी रहती है 3D में जीते हुए, उसका एक्सटेंशन रहता है आफ्टर डेथ? दे आर इंडिपेंडेंट बीइंग बट दे आर अराउंड अस, एंड सम टाइम दे आर लुकिंग फॉर द प्रे, जिससे वो थोड़ी बहुत एनर्जी सब कर सकते हैं। हम एनर्जी वैम्पायर भी उनको बोलते हैं कभी कभी। जो वीक सोल होती है उन पे वो अपनी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत करने की, बट दे आर ऑलवेज अराउंड अस। एंड मैंने उनसे कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, लाइक प्लैंचेट एंड ऑल अदर जो वो होता है, कोई कोई बोलते हैं कि उनके लिए बहुत पेनफुल होता है फॉर दैट पर्टिकुलर स्पिरिट, वो कनेक्शन के लिए। वो सही है क्या? या सॉरी मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या था क्वेश्चन आपका? प्लैंचेट या उस टाइप का जो प्रोसेसेस होते हैं ना स्पिरिट्स को कनेक्ट करने का, वो क्या सच में होता है कि दैट इज ऑल्सो एन इल्यूशन काइंड ऑफ थिंग? जो बहुत बड़े बड़े भी बोले हैं कि वो लोग प्लैंचेट करते हैं। जो चैनलिंग भी एक तरह से यही तो है कि आप एक डायमेंशन अदर डायमेंशनल बीइंग से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो ये पॉसिबल है। वो पेनफुल है कि नहीं, मुझे इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा नहीं पता। अच्छा इसके लिए पेनफुल है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता है। कनेक्शन पॉसिबल है। ओके, तो हाँ, और एक क्वेश्चन छूट गई है जो पर्सनली मुझे किसी ने पूछा कि एसेंशन के बाद अगर हमारे ब्रेन को एक हार्ड डिस्क जैसा हम समझ लेते हैं, वहां पे जो भी मेमोरीज है एक्सपीरियंस के, वो सारे मिट जाएंगे कि लाइक एक फॉर्मेट किया हुआ हार्ड डिस्क बनेगा कि वो भी रहेगा और उसका अपग्रेडेशन होगा? जो कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्थ पे उतरे हैं, बहुत सारे स्टार सीड्स हैं, उनको मेमोरी में याद रहेगा। और ज्यादातर लोगों को मिट जाएगा। अच्छा। मतलब जो इस पर्पज से एक्टिवली इसमें है वो मेमोरी में रहेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट डन। नहीं, एक क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो मेरी क्वेरी है कि आप मोस्टली आप ब्लू में क्यों रहते हो? इज दैट अ कॉन्शियस चॉइस कि आपके जो कपड़े होते हैं वो ब्लू होते हैं, दैट इज योर फेवरेट कलर, और कोई उसमें कुछ है? जो मेरे कमरे की बैकग्राउंड है, सिर्फ एक कोना ऐसा है जिसमें मैं अपने लैपटॉप को यूज कर सकता हूँ। बाकी कहीं पे शीशा है, कहीं पे खिड़की है, कहीं पे ज्यादा है। उस वो ये
उसके पीछे वो इतनी लाइट है कि मुझे कुछ ना कुछ सोचता हूँ डार्क पहनूं, नहीं तो मैं उसके अंदर खो जाऊंगा। ओके तो ओके। मेरे पास जो है वो उसमें इसी में से मुझे चुनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आई थॉट कि मतलब उसमें कुछ कलर का कुछ भी हाँ, कलर का जो वो है, अभी थोड़ा सा टाइम फिर से रैप अप करना पड़ेगा शायद। कलर के जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जो कलर थेरेपी के बारे में हम जानते हैं, तो ऐसा थोड़ा भाई, सा करके बता सकते हो क्या? असल में जो कलर थेरेपी है वो तो एक एक और विषय है, उसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों के 7 कलर हैं। मूलाधार रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो और पर्पल। तो हम्म। इन कलर से भी काफी कुछ पता लगता है, ऑरा, स्टेटस और उसके उसकी सोच। ओके। तो वो जो चक्र हमारे दबे हुए हैं या खुले नहीं है, तो वो कलर हम ऐड करें हमारे लाइफ में, तो वो मुझे पक्का नहीं, पता नहीं कि ये बहुत, मुझे बहुत सुपरफ्लुअस लगता है कि हम अपने आप में बदलाव ना करें और हम उस कलर का कपड़ा पहन लें। नहीं, नहीं ऐसे होता। काम नहीं। जी। लेकिन कलर थेरेपी, अब जो जो साइंस है, कलर थेरेपी मेडिसिन तरीके से वो करते हैं। पानी को ग्रीन कलर की बोतल में, ब्लू कलर की बोतल में हाँ धूप में हाँ। रखा, हो सकता है कि कुछ रेज अब्जॉर्ब करती हो, जो सन की लाइट है उसमें सारी रेज इंक्लूडेड है। हम्म। उसका बेस मुझे नहीं पता, लेकिन चक्रों पे काम नहीं करेगा नीले रंग का पानी, बदलना पड़ेगा अपने आप को। हम्म। ओके, तो फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आज के दिन के लिए फिर से प्रणाम। एज अ टीचर, आप बहुत, आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, कि आप बहुत अच्छे टीचर हो। मतलब एक टीचर में जो धैर्य होना चाहिए, वो आप में भर भर के है। और ज्ञान तो मतलब अलग से बोलने की बात ही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए। और फिर से कुछ टॉपिक के ऊपर हम फिर से बात करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे फिर खत्म करते हैं। थैंक यू तो मनाली। या, थैंक यू वेरी मच। नाइस डे। या, थैंक यू सो मच। बाय बाय।